बेटा हम लोग अवशोषण पढ़ रहे थे। अवशोषण के अंदर हम लोगों ने एमिनो अम्ल का देखा था, फ्रुक्टोज को देखा था। अभी हम लोग देख रहे हैं जो वसा है उसका अवशोषण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से। बुक से आपको समझ में वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो वसा का अवशोषण जो होता है, वसा जो होता है वो जल विरागी होता है, जल में मिक्स नहीं होता है। आपको पता है वसा तेल होता है ना, तो जल में मिक्स होता है क्या? नहीं। तो इसीलिए जल विरागी होने के कारण, क्योंकि वसा का सीरा जो होता है वो जल विरागी होता है, इस वजह से इसका अवशोषण जो होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? मिसेल निर्माण की क्रिया के द्वारा अवशोषण होता है। वसा जो है वसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल अणु के अंदर टूटता है ना। तो अब क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होते, इसलिए इनका अवशोषण सीधा सीधा तो होगा नहीं, है ना। तो इनसे क्या होता है, जब भी वसा वसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल अणु में टूटता है तो पित्त अणु जो होते हैं, पित्त लवण अणु जो होते हैं, पित्त लवण कल पढ़ाया था मैंने कि ऐसे शीर्ष होता है ना। और मतलब उसकी पूंछ होती है, ये आगे वाला हिस्सा जो होता है वो शीर्ष होता है और पीछे पूंछ होती है। ये वसा में घुलनशील होती है लेकिन जल से दूर भागती है, और ये जल रागी होता है ना, ये सीरा जल रागी होता है। तो और पूंछ जो होती है जल विरागी होती है। तो पित्त अणु जो है या पित्त लवण जो होते हैं, सोडियम पोटेशियम के युक्त अणु होते हैं, वो जो है इस वसीय अम्ल या मोनोग्लिसरॉल अणु से जुड़ते हैं और क्या करते हैं? मिसेल का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये सपोज ये वसीय अम्ल अणु है, इसके चारों ओर ये पित्त लवण जो है वो इस तरह से क्या कर देते हैं? ऐड हो जाते हैं। जो पूंछ वाला सिर्रा होता है वो घुलनशील होता है किसमें? वसीय अम्ल अणु में, और ये शीर्ष होता है वो बाहर की ओर पाया जाता है ना। ये पूंछ जो है वो किसमें मिक्स दिख रही है आपको? ये वसीय अम्ल अणु के अंदर। तो ये जो संरचना बनी वो क्या कहलाएगी? हमारी मिसेल कहलाएगी। आ गया समझ में? तो ये मिसेल निर्माण होता है। समझ आया फर्स्ट पॉइंट की वसा टूटेगा वसीय अम्ल अणु और मोनोग्लिसरॉल अणु में पित्त में पाए जाने वाले जो पित्त लवणीय अणु होते हैं वो वसा अणु के चारों ओर जुड़कर क्या करते हैं? मिसेल नामक संरचना का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पर क्रिया जो हुई वो छोटी आंत में हुई ना, ग्रहणी में, क्योंकि यकृत द्वारा लाए जाने वाले पित्त पित्त जो रस होता है वो कहाँ लाया जाता है? ग्रहणी वाले हिस्से में लाया जाता है। तो अभी क्या होता है देखो, जैसे कि ये है हमारी छोटी आंत, इधर वाला हिस्सा नहीं बना रही हूँ, एक तरफ वाला हिस्सा बना रही हूँ, ठीक है। ये छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है बेटा श्लेष्मा। तो श्लेष्मा कला जो होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो वलित होकर रसांकुर बनाती है कि नहीं बनाती? तो ये रसांकुर होते हैं, है ना। तो अब जो ये मिसेल बना है यहाँ पर, इधर भी भित्ति है, हम लोग गुहा के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये छोटी आंत है, इधर भी ऐसी संरचनाएं होगी लेकिन मिसेल तो यहाँ बीच में ही होगा, तो ये मिसेल है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो श्लेष्मा कला होती है, ये श्लेष्मा कला के जो रसांकुर होते हैं वो पिनोसाइट क्रिया के द्वारा किसको ग्रहण कर लेते हैं? इस मिसेल को ग्रहण कर लेते हैं। पिनोसाइट क्या होता है पता है? फेगोसाइट, पिनोसाइट। जैसे कोशिका झिल्ली जो होती है वैसे कूटपात जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। हम लोगों ने अमीबा पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास के अंदर, तो हम लोगों ने देखा था कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है? ऐसे कूटपात का निर्माण करके भोजन को अपने अंदर ले लेता है, पढ़ा था। अगर ये भोजन ठोस है तो फेगोसाइट कहलाता है ना, और अगर लिक्विड है तो क्या कहलाता है? पिनोसाइट, पढ़ाया था मैंने, याद होगा अगर तो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो रसांकुर होते हैं उनके बीच में ये जो मिसेल आता है, तो ये रसांकुर इसको क्या कर देते हैं? अपने अंदर क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं मिसेल को, ठीक है। तो पिनोसाइट क्रिया के द्वारा ये जो रसांकुर है वो मिसेल को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये मिसेल को क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। और फिर ये जो इधर वाला है ये इधर जुड़ जाता है, और ये जो झिल्ली है थोड़ी थोड़ी इधर वाली, मतलब ये इधर वाली भी फैल जाएगी और इधर वाली भी फैल जाएगी। तो ये इस तरह से पिनोसाइट क्रिया के द्वारा ये जो मिसेल आपको दिख रहा है ये अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर इसको मैं बड़ा बनाऊं तो देखो, ये एक रसांकुर है, ये एक रसांकुर है, ये आपस में मिसेल जैसे ये ऐसे थे, ठीक है। मिसेल यहाँ पर आया इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है? ये रसांकुर थोड़ा सा यूं इनलार्ज हुए,
ये होके यहाँ पर मिसेल को अपने अंदर इन्होंने क्या करा, ले लिया पिनोसाइट क्रिया के द्वारा। ठीक, अंदर लिया। अंदर लेने के बाद क्या होगा, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये अंदर आया मिसेल, ये अंदर आ गया श्लेष्मा में। याद रखना स्तर, सबसे बाहर सिरोसा होता है, फिर अंदर होता है पेशीय स्तर, फिर होता है अंधश्लेष्मिका और फिर होता है श्लेष्मिका। तो ये सबसे अंदर पाई जाती है, ये अंदर वाली, बाहर ही बाहर पाई जाएगी सिरोसा इस साइड, सिरोसा इधर होगी और श्लेष्मिका इधर है। तो ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है, श्लेष्मिका के अंदर। तो जैसे ही इस रसांकुर में पिनोसाइट से मिसेल आया, ठीक है, आने के बाद श्लेष्मा कला में ये मिसेल टूट जाएगा, यानी ये जो वसीय अम्ल है वो अलग हो जाएगी और पित्त लवण है वो अलग हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये वसीय अम्ल अणु जो है वो अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब ये वसीय अम्ल देखो, यहाँ पे मिसेल टूटा, टूटने के बाद पित्त लवण वसीय अम्ल अलग हो गए। ठीक है, अब ये जो श्लेष्मा कला की जो कोशिकाएं हैं उसमें ऑब्वियस बात है कोशिकाएं तो गोल्जिकाएं भी पाया जाएगा। तो इसको अब पित्त लवण को आप छोड़ो, हमको मतलब है वसीय अम्ल से। ठीक है, तो वसीय अम्ल अणु जो है ये है, और इस कोशिका का जो गोल्जिकाएं होगा वो एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या करेगा, गोल्जिकाएं जो है, ये गोल्जिकाएं है मान लो, ये गोल्जिकाएं क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, ये प्रोटीन जो है इस वसीय अम्ल अणु के चारों ओर एक आवरण बना लेगा। क्या करेगा, वसीय अम्ल अणु के क्या करेगा, चारों ओर आवरण बनाएगा। कौन, जो गोल्जिकाय, जो रसांकुर का जो गोल्जिकाय है वो प्रोटीन स्रावित करेगा, और ये प्रोटीन क्या करेगा, ये बीच में तो हो गया वसीय अम्ल अणु, आ रही बात समझ में, और ये प्रोटीन इसके चारों ओर क्या कर लेगा, आवरण बना लेगा। तो अब ये जो संरचना बनी इसको कहेंगे काइलोमाइक्रोन। क्या कहा जाएगा, काइलोमाइक्रोन, यानी वसीय अम्ल और बाहर प्रोटीन की परत क्या कहलाएगी, काइलोमाइक्रोन। और प्रोटीन को स्रावित किसने किया, रसांकुर जो है, श्लेष्मा कला की जो कला के द्वारा जो निर्मित रसांकुर है, या हम बोल सकते हैं कि श्लेष्मा को जो श्लेष्मा कला होती है उसी की जो कोशिकाएं हैं उनका जो गोल्जिकाय है वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर ये रसांकुर और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये हो गई काइलोमाइक्रोन। ठीक है, ये काइलोमाइक्रोन हो गया। अब काइलोमाइक्रोन जो है, अब ये जो रसांकुर था ये तो कौन से स्तर में आ रहा था बेटा, श्लेष्मिका में। श्लेष्मिका के बाहर क्या उपस्थित है, अंधश्लेष्मिका, राइट। तो अब ये मिसेल जो है वो ट्रांसफर होगा किसको, सेकंड लेयर को, जो होगी हमारी अंधश्लेष्मिका। और अंधश्लेष्मिका में क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी। क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी। तो ये काइलोमाइक्रोन कहाँ जाएगा, लसिका वाहिनी में जाएगा और वहां एकत्रित होता है। क्योंकि काइलोमाइक्रोन का रंग सफेद होता है, तो जो छोटी आंत होती है, जो शुद्धांत होती है, उसकी जो लसिका वाहिनियां होती है वो कंप्लीटली कैसे रंग की नजर आने लग जाती है, सफेद। क्योंकि किससे भर जाती है, इस काइलोमाइक्रोन से क्या हो जाती है, भर जाती है। तो देखो काइलोमाइक्रोन बना कहाँ पर, श्लेष्मा कला में। ठीक है, फिर वहां से अंधश्लेष्मिका के अंदर जाएगा। अंधश्लेष्मिका में क्या पाई जाती है, लसिका वाहिनी। तो काइलोमाइक्रोन कहाँ ट्रांसफर हो गया, लसिका वाहिनी में। लसिका वाहिनी किसकी है, अंधश्लेष्मिका की है। ठीक है, यहाँ ये जो लसिका वाहिनी होती है किससे जुड़ी होती है, शिरा जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है। समझ आ रहा है, शिरा से जुड़ी होती है। अब शिरा जो है उसमें क्या पाया जाता है, ऑब्वियसली बात है बेटा, रक्त पाया जाता है। और रक्त आपको पता है कोशिका प्लस किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्लाज्मा का, है ना। कोशिका तो 3 तरीके की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पढ़ा है हम लोगों ने। तो प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर लिपोप्रोटीन लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज। और मैंने आपको कल कहा था कि लाइपेज का काम हमेशा ध्यान रखना, वसा को तोड़ना है। तो ये लिपोप्रोटीन जो लाइपेज होता है ये इस काइलोमाइक्रोन को क्या करेगा, तोड़ देगा। क्या करेगा, तो तोड़ देगा, और वसा को हमें फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड का अणु आया होगा तो मोनोग्लिसराइड हमको प्राप्त हो जाएगा। तो काइलोमाइक्रोन को किस में बदल देगा, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में। समझ में आ गया।
तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो है हमारा वसा का अवशोषण का। एक बार मैं फिर से रिपीट करके आपको समझा देती हूँ कि कोई पॉइंट अगर आपका मिस हुआ हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या है, वसा सबसे पहले वसीय अम्ल मोनोग्लिसराइड अणु में टूटता है। अब क्योंकि ये जल विरागी होते हैं इसलिए पित्त अणु जो है इस वसीय अम्ल अणु के चारों ओर इस तरह से आके जुड़ते हैं। इन पित्त लवणों का जो शीर्ष है वो बाहर की ओर रहता है। पूंछ क्योंकि घुलनशील होती है पित्त लवण की वसा के अंदर, तो वसा से मिल जाती है, जो संरचना बनती है उसको मिसेल कहते हैं। अब मिसेल जो है श्लेष्मा कला के रसांकुर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है आंत की गुहा से, और कौन सी क्रिया के द्वारा ली जाती है, पिनोसाइट के द्वारा ग्रहण करते हैं। रसांकुर किस क्रिया के द्वारा, आंत के जो रसांकुर होते हैं वो किस क्रिया के द्वारा इसको मिसेल को ग्रहण करेंगे, मिसेल को ग्रहण करेंगे पिनोसाइट की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है मिसेल पहुंच गया हमारी कहां पर, श्लेष्मा कला में। श्लेष्मा कला में आने के बाद ये मिसेल टूटता है, पित्त लवण अलग हो जाते हैं, वसीय अम्ल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब यहाँ आने के बाद जो रसांकुर श्लेष्मा कला में आने के बाद क्या होता है, ये जो रसांकुर है उसमें उसका गोल्जिकाय है, ये गोल्जिकाय जो है प्रोटीन का स्रवण करता है, और ये प्रोटीन का जो है वो प्रोटीन जो है इस वसीय अम्ल अणु के चारों ओर आवरण बना लेता है, जिसको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है अंधश्लेष्मिका की, क्योंकि हम लोगों ने औतकी पढ़ी है, श्लेष्मा, श्लेष्मा के बाद अंधश्लेष्मिका आती है, तो अंधश्लेष्मिका के अंदर जाएगा। अंधश्लेष्मिका में लसिका वाहिनी होती है, लसिका वाहिनी के अंदर काइलोमाइक्रोन जाता है, और लसिका वाहिनी जुड़ी होती है शिराओं से, रक्त शिराओं से। तो जो शिरा होती है उसके अंदर काइलोमाइक्रोन का ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ ट्रांसफर होने के बाद क्योंकि रक्त उपस्थित होता है शिरा के अंदर, तो शिरा के अंदर जो रक्त उपस्थित है तो रक्त प्लाज्मा भी होगा। ये रक्त प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज उपस्थित होता है, जो कि इस काइलोमाइक्रोन को तोड़ देता है, और वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड हमें क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये अवशोषण होता है। उसके बाद है विटामिन व लवण का सक्रिय व निष्क्रिय विधि से अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है कहाँ पर, वृदांत में, और विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जल के अणुओं का जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होना। विटामिन का अवशोषण, जल और विटामिन का अवशोषण जो होता है, जल और विटामिन का अवशोषण बड़ी आंत की वृदांत में होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट अवशोषण, यहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रक्रिया होती है वो होती है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का क्या मतलब होता है बेटा? स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो भी उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर को मिले हैं, जैसे कि हम लोगों ने सपोज करो प्रोटीन है, एमिनो अम्ल जो है अणु है, एमिनो अम्ल अणु के रूप में हमने लिया। अब ये एमिनो अम्ल अणु जो है वो क्या करेंगे, फिर से प्रोटीन फॉर्म करेंगे और हमारी क्या बनाएंगे, मांसपेशियां बनाएंगे, ठीक है, बालों का निर्माण करना। इस तरीके से जो भी अलग अलग काम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, है ना, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा। तो ये इस तरीके से जितने भी, स्वांगीकरण का मतलब है अवशोषित भोज्य तत्वों को सजीवों के शरीर द्वारा उपयोग में लेना। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, जो कि हमारी पाचन की क्रिया का चौथा चरण है। अवशोषित भोज्य तत्व, जितने भी हम लोगों ने तत्व अवशोषित किए हैं उनको, जो भी तत्व हमने लिए रक्त में मिक्स किए हैं, तो अवशोषण के माध्यम से, तो इन तत्वों का अलग अलग यूटिलिटी है। जैसे प्रोटीन हमारे मसल्स का निर्माण करेगा, है ना, तो विटामिन हमारी प्रतिरक्षा का काम करेगी, जल जो है हमारी विभिन्न क्रियाओं को होने में मदद करता है, रक्त का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग कंटेंट हमने लिए हैं अवशोषण के माध्यम से, उनको हमारा शरीर अलग अलग तरीके से क्या करेगा, यूज करेगा, जो उनका कार्य है उस अकॉर्डिंग, है ना। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट आता है हमारा क्या चीज, बहिक्षेपण। पांचवा प्रोसेस है पाचन का, बहिक्षेपण।
क्षेपण क्या होता है? अब आवश्यक भोजक तत्व तो हमने क्या कर दिए थे, ले लिए, वो तत्व जाएंगे बड़ी आंत में, बड़ी आंत में भी उस तत्व में से जो है जल को, विटामिन को और अधिक अवशोषित कर लिया जाता है। फिर जो अवशिष्ट बनता है, अवशिष्ट आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हो कि अनुपयोगी पदार्थ, किसी प्रक्रम के बाद बचने वाला अनुपयोगी पदार्थ। तो पाचन पूरा हो गया, उसके बाद क्या बचा? अनुपयोगी पदार्थ, उसको मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? बहिक्षेपण कहलाएगी। ठीक है, बहि मतलब बाहर, क्षेपण मतलब निकालना। किसके रूप में? विष्ठा या हम बोलते हैं मल के रूप में। आ रही है बात समझ में? तो जो हमारा मलाशय होता है, यहाँ पे मल द्वार होता है, मल द्वार, ये मलाशय, ये पूरा मल से भर जाता है। तो यहाँ की जो भित्तियां होती है उस पर दबाव पड़ता है, ये जो दबाव है वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के जाने के बाद ब्रेन वहां से फिर से क्या देता है? फीडबैक देता है। और यहाँ पर जो पेशियां होती है उस गुदा पे, वो पेशियां खुल जाती है और मल क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या होता है देखो, मलाशय है, बड़ी आंत का लास्ट पार्ट पढ़ाया हम लोगों ने। तो मलाशय पूरा मल से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब यहाँ पे जो अरेखित पेशियां होती हैं और ये गुदा वाला नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर पेशियां पाई जाती है जो इसको बंद करके रखती है। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पर छेद होता है जिसको हम मलद्वार कहते हैं। ठीक है, तो और ये हो गई पेशियां, संकोचनियां भी कहा जाता है जिसको। बाह्य और आंतरिक दो तरीके की संकोचनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही मल से ये पूरा स्टोर हो गया, तो मल से ये जब भर जाएगा तो मल यहाँ पर क्या करेगा? इन रेखित पेशियों पर क्या करेगा? इस ये जो बाहर इसकी जो भित्ति है, मलाशय की भित्ति के अंदर उपस्थित पेशियों पे क्या करेगी? दबाव डालेगी। इन पेशियों पे दबाव डालेगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क वापस इसको फीडबैक देगा। फीड देने के बाद जैसे ही फीडबैक आएगा तो ये जो संकोचनियां ये खुल जाएगी और मल क्या होगा? मल द्वार से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? पाचन का कंप्लीट होता है। पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। बेटा ध्यान रखना, पाचन की प्रक्रिया और पाचन तंत्र दोनों ही अलग क्वेश्चंस हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होते हो और गलत गलत करते हो। तो प्रक्रिया अलग है और पाचन तंत्र की संरचना अलग है। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो आप इसको ध्यान से पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा।